Good afternoon, students. Today we have discussed two topics, de Broglie's wavelength and Heisenberg uncertainty principle. बेटा वैसे डी ब्रॉगलीज बोला था, लेकिन इसका करंट प्रेशन डेब्रीज वेवलेंथ, डी ब्रॉस वेवलेंथ। तो डेब्रीज वेवलेंथ बेटा कब आया? जब हमने ये माना कि कोई भी पार्टिकल जिसमें मास है और वेलोसिटी है वो किसी तरह बिहेव करेगा पार्टिकल की तरह। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज मास एंड वेलोसिटी बिहेव लाइक अ पार्टिकल, इज इट करेक्ट? बट एट द सेम टाइम कैन दैट ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव? क्या वही पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा जिसमें मास और वेलोसिटी है? ये तो प्रूव हो गया कि उसमें मास और वेलोसिटी है तो पार्टिकल है। क्या वही ऑब्जेक्ट वेव की तरह भी बिहेव करेगा? तो इसको प्रूव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स था, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमेना भी शो करता है। तो इसका मतलब, और ये फिनोमेना शो कौन करते हैं बेटा? खाली वेव शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है इसलिए उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होती है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को क्लियर करने के लिए तो उसने कहा कि जिसका वेव नेचर होगा उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो डेबरी ने क्या किया, डी ब्रॉगली ने ये किया कि जिसकी वेव नेचर शो करता है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होती है। तो इस वेवलेंथ को निकालने के लिए उसे सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया h/p। h है प्लैंक कांस्टेंट, p है मोमेंटम, और मोमेंटम सिंपल प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या कोई भी लार्ज पार्टिकल हो उसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ से जो वेवलेंथ निकली थी ये वही वेवलेंथ है जो वेवलेंथ यहाँ से निकाली गई थी स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। आपको मालूम है वेव नेचर होगा तो रेडिएशन निकलेंगे, उस रेडिएशन की पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। उस वेवलेंथ को जो हमने स्पेक्ट्रोमीटर या सर्टेन डिवाइस से मेजरमेंट किया, ये वही वेवलेंथ निकल के आ रही थी जो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला। तो इस फॉर्मूले के थ्रू वेव नेचर के थ्रू जो वेवलेंथ आई थी वही वेवलेंथ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के फॉर्मूले के थ्रू आई थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास और वेलोसिटी है वो दोनों फिनोमेना शो करते हैं बेटा, पार्टिकल का भी और वेव नेचर का। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक टेनिस बॉल लिया। हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो टेनिस बॉल है उसका वेव नेचर हमें शो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हमें शो करता है। ऐसा क्यों? सपोज ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ बॉल है। इज इट क्लियर? सपोज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी टेनिस बॉल कितनी फील होती है? 20 मीटर पर सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। So we find out the wavelength of both the bodies by formula lambda is equal to h/v, which is given by Debris. So when we calculate the wavelength come out to be was the wavelength of electron is 725 nanometer, means 1 nanometer is equal to 10⁻⁻9 nanometer. But the wavelength of tennis ball come out to be 3.3 into 10⁻⁻25 nanometer, which is exactly very less. So जिसकी इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है बेटा और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी वेवलेंथ मीटर और एनी स्पेक्ट्रोमीटर, क्योंकि ये ईएम वेव की किसी न किसी वेव से मैच कर रही है। लेकिन बेटा इसकी वेव्स की प्रॉपर्टी, इसकी वेवलेंथ किसी भी ईएम वेव से मैच नहीं करे। तो इसलिए इससे ये प्रूव होता है कि जितने भी हैवी पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी और वो अपना वेव नेचर शो नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें टेनिस बॉल का वेव नेचर फील नहीं हो रहा क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है बेटा, जो किसी भी सीक्वेंस या किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ से मैच नहीं कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मैच कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शोज अ वेव नेचर। इज इट क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन शोज अ वेव नेचर इजीली देन द टेनिस बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वेरी बिग वेवलेंथ और हैज ए वेरी लेस वेवलेंथ। तो इसलिए वैसे ये हमें टेनिस बॉल का वेव नेचर फील नहीं होता क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम आ रही है। इतने क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको पता है कि बोर्स की थ्योरी का एक ड्रॉबैक था, उसने लिखा था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि उसने रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया था एग्जैक्ट 0.5299 और उसने वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया था 2.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो उसने कहा था कि हम एग्जैक्ट रेडियस और एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल की, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो। लेकिन हाइजेनबर्ग ये कहता है बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या बेटा ये बोर्स थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है? क्या ये बोर्स थ्योरी के पॉइंट को डिसअप्रूव नहीं कर रहा है? बोर्स थ्योरी ने कहा था कि वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, और लेकिन ये क्या कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अगर क्लैश कर रहे हैं, इसलिए बोर्स थ्योरी का ड्रॉबैक ये था जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसने कहा
अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसमें कोई सर्टेन ना हो, मतलब उसमें कोई एरर हो। तो अनसर्टेनिटी पोजिशन हो गया डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी का मोमेंटम हो गया डेल्टा पी विच इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम आपको पता होता है मास इंटू वेलोसिटी, एक्स हो गया पोजीशन, पी हो गया मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंट अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितना हो गया एम इंटू डेल्टा वी। हम डेल्टा एम क्यों नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि मास सर्टेन होता है, हमें पता होता है, फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए डेल्टा एम नहीं लगेगा, खाली डेल्टा वी लगेगा। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। मैंने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया। फर्दर मैंने एम को नीचे ले गया तो क्या फॉर्म लगेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये क्या पॉइंट प्रूव करता है कि अगर डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो डेल्टा वी की वैल्यू मैक्सिमम आ गई, और डेल्टा वी की वैल्यू मैक्सिमम आ गई तो डेल्टा एक्स जीरो हो गया। मतलब हम दोनों वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक को बड़ा होना पड़ेगा तो दूसरे को छोटा होना पड़ेगा, ये मैंने आपको क्लास में समझाया था, और एक को छोटा होना पड़ेगा तो दूसरे को बड़ा होना पड़ेगा। और इसे हम जीरो कर देंगे, इसको बड़ा होना पड़ेगा, और इसको जीरो कर देंगे तो इसको बड़ा। तो मतलब एक ना एक को तो जीरो होना पड़ेगा तभी दूसरी वैल्यू निकल पाएगी। तो इसलिए उसने कहा कि हम एग्जैक्ट वैल्यू साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप बेटा ये आपको वीडियो क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब भी कोई डाउट्स हो तो मैं आपकी कल क्लास में सॉल्व करूँ। ओके बेटा, बाय।